Good morning. In cost accounting, today we start unit और single output costing method. इसका अर्थ होता है इकाई या एकल उत्पादन लागत निर्धारण रीति। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो 100% कह सकते हैं कि हम उत्पादन से संबंधित ही बात करेंगे और उत्पादन या निर्माण से संबंधित बात करके हम हर वस्तु की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसी कंपनियां या ऐसे निर्माण गृह जहाँ पर एक समान वस्तुओं का उत्पादन होता है और एक समान वस्तुओं का उत्पादन कुछ मात्रा में न होकर के लमसम में होता है, जिसका हम ये कहें कि करोड़ों में उत्पादन होता है या हजारों इकाइयों में उत्पादन होता है। तो ऐसी कंपनियां या ऐसा निर्माण गृह जहाँ पर निरंतर उत्पादन होता रहता है और एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर प्रति इकाई लागत ज्ञात करना आवश्यक होता है। तो ऐसी कंपनियां या ऐसे निर्माण गृह जहाँ पर वस्तु के उत्पादन की प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है, वहाँ पर ये सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड को फॉलो किया जाता है। तो इसमें हम ये कहें कि किस प्रकार से वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे हम ये कहें कि कोई साबुन की फैक्ट्री है या कोई आपके ब्रेकिंग का भट्टा है या कोयले की खान है, या हम कहें किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन है जिसको कि हम पर यूनिट में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करते हैं। और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला लगाया जाता है, जिसे हम फार्मूले में भी दिखा सकते हैं या मैंने नोट्स में दिखाया है। टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन अपॉन टोटल प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन का मतलब है कि वस्तु के निर्माण से संबंधित जितनी भी आपकी लागत आई है, लागत मीन्स टोटल मटेरियल, टोटल लेबर एंड टोटल ओवरहेड, और उसमें जितना भी उस पीरियड के अंतर्गत हमने प्रोडक्शन किया है, चाहे वह 1000 इकाइयों का है, चाहे वह 1 लाख टन का है, चाहे 1 लाख केजी का है, तो उसका भाग देंगे तो हमें प्रति इकाई लागत प्राप्त हो जाएगी। ये पर यूनिट कॉस्ट जो है वह किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पर मीटर में हो सकती है, पर केजी में हो सकती है, पर टन में हो सकती है, पर यूनिट में हो सकती है, या अन्य किसी रूप में। अब हम आते हैं कि सिंगल कॉस्टिंग मेथड का जो कंपनियां फॉलो करती हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कॉस्टिंग के इस मेथड को टेक्निक को यूज करती हैं, तो उसके क्या ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये होता है कि जितना भी उत्पादन में हमने खर्चा किया है उसकी प्रति इकाई लागत क्या है। ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल के कंपटीशन के युग में प्रत्येक वस्तु के इतने प्रोडक्ट हो गए हैं कि हमारी वस्तु बाज़ार में टिक पाएगी या नहीं पाएगी, या उस मूल्य पे बिक पाएगी या नहीं पाएगी, या उसकी क्वालिटी दूसरी क्वालिटी से हमारी किस प्रकार की कंपैरिजन करती है। तो इन सब बातों के लिए हमें पर यूनिट कॉस्ट निकाला जाना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट ऑफ करेंट पीरियड विथ डेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस पीरियड। हमारी जब भी कॉस्ट निकलेगी, उस कॉस्ट का हम वर्तमान के पीरियड मतलब वर्तमान अवधि में हमारी क्या कॉस्ट निकली है और पिछले वर्षों में हमारी क्या कॉस्ट थी, दोनों का कंपैरिजन करने के लिए भी हमें सिंगल कॉस्टिंग मेथड की टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम अगर हमारे करंट पीरियड में कॉस्ट ज़्यादा आई है तो हम उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं या उसमें किस प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। थर्ड वन पॉइंट दिया हुआ है, इट रिवील्स द ब्रेक अप ऑफ द टोटल कॉस्ट एज प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल। आप लोगों को मैंने शायद इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट और फैक्टर ऑफ द कॉस्ट वाले चैप्टर में एक कॉस्ट शीट बताई थी, जिसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि कॉस्ट शीट बनाने के मुख्य जो उद्देश्य होते हैं वह ये फाइंड आउट करने होते हैं कि हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी लगी है, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी लगी है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है, हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, या कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ रही है। तो हम जब कभी सिंगल कॉस्टिंग मेथड फॉलो करते हैं तो टोटल कॉस्ट का कितना प्रतिशत प्राइम कॉस्ट बना है,
टोटल कॉस्ट के अनुपात में कितनी वर्क कॉस्ट बनी है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट वन है कि कभी भी कोई भी कंपनी जो निर्माण से संबंधित है वह वस्तु का उत्पादन ये इसीलिए करती है कि कम से कम लागत में वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो ऐसी स्थिति में उनसे सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करनी होती है। तो कॉस्ट शीट के अंतर्गत जो टोटल कॉस्ट आई है उसके आधार पे विक्रय मूल्य क्या निर्धारित किया जाए या हम टेंडर के लिए क्या मूल्य निर्धारित करके भेजें, इस चीज़ को फाइंड आउट किया जाता है। यही इसके ऑब्जेक्ट है। अब मैं प्रैक्टिकल बेस पे आ रही हूँ। ये है मेथड ऑफ एसेर्टेनिंग यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। आप लोगों को फैक्टर ऑफ द कॉस्ट सेकंड चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था या वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट बना के भी दिखाई थी। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी हमने किए थे, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इस कॉस्ट शीट में हम वस्तु के उत्पादन पे या एक अवधि के अंतर्गत जितना भी हमने निर्माण किया उसके उत्पादन पर जो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट या उससे संबंधित जितने भी फैक्टर हैं वो खर्च किए गए, वो उसका एक स्टेटमेंट बना करके हम यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब प्रति इकाई लागत ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड वन है कॉस्ट शीट। सेकंड कॉस्ट शीट में भी आपके कॉस्ट शीट में प्रत्येक मद किस प्रकार से दिखाई जाए, अर्थात प्राइम कॉस्ट में क्या क्या फैक्टर है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको दिखाना है। इसी प्रकार से फैक्ट्री कॉस्ट कब बन जाती है, तो इसमें हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को टोटल कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के क्या फैक्टर्स हैं, तो वही रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, फॉरमैन सैलरी, इनको। तो इस प्रकार से कॉस्ट शीट बना करके भी हम टोटल कॉस्ट निकाल करके और प्रति इकाई लागत ज्ञात कर सकते हैं। और लास्ट वन है प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट में हमारी ये कॉस्ट शीट की तरह ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम होंगे, 2 डेबिट के, 2 क्रेडिट के। और उसी प्रकार से जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनता है, ठीक वैसे ही अकाउंट बना करके हम यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड पेज पर आप लोगों को मैंने सिंपल कॉस्ट शीट बताई है जिसमें किसी प्रकार का कोई ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो आप देखिए मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का भी मैंने मीनिंग बताया था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो और उसमें अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए, कैरीज इनवर्ड, तो जो आंसर आएगा वह मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। फिर डायरेक्ट वेजेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये आ गया आपका पहला फैक्टर, कॉस्ट शीट का पहला फैक्टर मेन, जिसे आप प्राइम कॉस्ट कह सकती हैं। इसमें हम क्या कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड डाल देंगे, ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मीनिंग होता है जितने भी फैक्ट्री से संबंधित खर्चे। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होते ही वह वर्क कॉस्ट बन जाती है। उसके बाद में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डालने हैं, अर्थात ऑफिस से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो डालने हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। और उसके बाद में आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जितने भी खर्चे हैं, ओवरहेड है, वो डाल देने, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और जितना भी प्रॉफिट आपको कहता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस निकाल सकते हैं। तो इसको सिंपल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हमारे पास किसी प्रकार के अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन नहीं है, न ही हमारे पास किसी प्रकार के ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं। तो ये सिंपल कॉस्ट शीट है। नेक्स्ट पेज पर आपको पूरा जो हम ये कहें कि कॉस्ट शीट जब बनाएंगे तो किसी भी प्रकार का फैक्टर, चाहे फैक्ट्री से संबंधित है, चाहे ऑफिस से संबंधित है, चाहे प्राइम कॉस्ट, किसी भी तरह का फैक्टर या कोई भी आइटम आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, तो हम उसको किस प्रकार से रखेंगे। तो इसमें आप लोग हेडिंग डाल देंगी कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट ऑफ आप डेट डाल देंगे 31 मार्च जो भी है 2020 या 2019, ये डेट आ जाएगी। फिर आउटपुट आपको यूनिट में दिखाना है, मीटर में दिखाना है, केजी में दिखाना है, तो 10,000 केजी या 10,000 यूनिट या 10,000 टन जो भी है, और यूनिट वहाँ लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग पूरा फॉर्मेट देख लीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का मीनिंग मैंने अभी बता दिया। फिर कैरीज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, ऑक्टाई डॉक, ये सारे के सारी मदें आपको मैंने सेकंड चैप्टर में अच्छे से समझाई थी। आप फॉर्मेट देखिएगा, ये फॉर्मेट काफ़ी लंबा है और पूरा फॉर्मेट एक साथ किसी भी क्वेश्चन में नहीं आता है। मुश्किल से आपके 10, 12, 15, 20 हाईएस्ट मदें आएंगी, वो आपको हर
ओवरहेड में डालनी है, चाहे फैक्ट्री से संबंधित है, चाहे ऑफिस से संबंधित है या सेलिंग से। और उसके बाद में आपको 3 प्रकार के एडजस्टमेंट को विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग आएगा, दूसरा आपका वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग आएगा, और थर्ड वन आपको फिनिश्ड गुड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग आएगा। तो वह आपको कॉस्ट शीट में एडजस्ट करना है। और वह कहाँ एडजस्ट करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आप मटेरियल में ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद में जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं, उसके बाद में आप ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कीजिएगा, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कर दीजिएगा, और फिर फाइनली जो आंसर आएगा उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे। और तीसरा आपका है ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक एंड क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक। तो ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब टोटल आ जाती है उसमें ऐड कर दीजिए, ओपनिंग और क्लोजिंग लेस कर दीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है और लास्ट में जाकर के आपको सॉल्यूशन लेना है। अब मैंने इसी थ्योरी के साथ में आपको एक क्वेश्चन भी रखा है, बहुत छोटा सा है, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए मैं छोटे से क्वेश्चन के साथ ही आज शुरू कर रही हूँ। आपको ये दे रहा है, आ फैक्ट्री प्रोड्यूस आ स्टैंडर्ड product, the following information is given to you from which you are required to prepare the cost sheet of product A प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट शीट बनानी है। और कॉस्ट शीट में आपको ये दे रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगी तो मटेरियल यूज जो है इन मैन्युफैक्चरिंग, इन प्राइम पैकिंग, इन सेलिंग प्रोडक्ट, इन फैक्ट्री, इन ऑफिस। तो जो मटेरियल ऊपर की जो 2 हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्राइम पैकिंग, ये आपके प्राइम कॉस्ट में जुड़ जाएंगी। सेलिंग से संबंधित है तो सेलिंग ओवरहेड में चल जाएंगी, फैक्ट्री से संबंधित है तो फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस से संबंधित है तो ऑफिस ओवरहेड में। इसी प्रकार से लेबर रिकॉर्ड जो दिया हुआ है इन प्रोड्यूसिंग, तो ये प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा। फॉर सुपरविजन ऑफ द फैक्ट्री मैनेजमेंट आपके फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो प्राइम कॉस्ट में, इनडायरेक्ट फैक्ट्री से संबंधित है तो फैक्ट्री में, ऑफिस से संबंधित है तो ऑफिस से। और इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का दे रहा है और फैक्ट्री का दे रहा है तो फैक्ट्री से संबंधित फैक्ट्री का, ऑफिस से संबंधित है तो ऑफिस। फिर सेलिंग ओवरहेड एंड प्रेट ऑन सेल और एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों खर्चे आपके सेलिंग ओवरहेड के हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आपको मैं बता रही हूँ, ये पूरा फॉर्मेट जो मैंने समझा दिया उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू और आइटम पुट करने हैं। और सबसे लास्ट में आपको कह रहा है 25 पर ये एज्यूम that all the unit manufacturing have been sold, also find out the selling price which may be yield 25% on selling। 25% on selling दिया हुआ है तो आप हमेशा क्या करना कि इसका फॉर्मूला बना देना, कॉस्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, जो कि आपको आंसर में भी दिया हुआ है। और वह आपका प्रॉफिट आ जाएगा 6,667 रुपये। तो सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट में जोड़ के प्रॉफिट 26,667। तो इस प्रकार से आपको कॉस्ट शीट बनानी है। नेक्स्ट मैं सेकंड वीडियो में बता रही हूँ, अच्छे से क्वेश्चन जो 2-3 बनेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। थैंक यू।